अब हम बात करते हैं कि आपने जैसे आपने बताया लाइब्रेरीज को कन्वर्ट किया, वो डंप यार्ड्स को लाइब्रेरीज में कन्वर्ट किया, फॉरेस्ट बनाए आपने, मिनी फॉरेस्ट भी बनाए हैं शायद। हाँ जी। तो किस किस एरिया में आपने, किस किस सिटीज़ में सबसे अच्छा काम किया है? अब जो जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यहाँ पे काम का लेवल ही अलग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम हमेशा कोलैबोरेशन एक्शन में बिलीव करते हैं कि आप अकेला कुछ नहीं कर सकता है, साथ ही हाथ बढ़ाने वाला स्कीम है हमारे साथ। आप हमारा हाथ बढ़ाओ, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दिल्ली सबसे टॉप में जहाँ मैं रहता ही हूँ, वहाँ पे हमने एक इंग्लिश लर्निंग सेंटर बनाया जो कूड़ेदान था, सेक्टर 3 रोहिणी में ही। वहाँ पे एक कूड़ेदान था गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल के सामने, वहाँ पे आज इंग्लिश लर्निंग सेंटर है, बच्चों को हम फ्री में इंग्लिश सिखाते हैं। उसके बाद सेक्टर 11 में कूड़ेदान था, वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई, 230 से प्लस बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, 3 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, जहाँ पे हम एक फ्री लाइब्रेरी चला रहे हैं, जहाँ बच्चे आ रहे हैं। हमने यमुना घाट के आसपास काम किया। तो दिल्ली में तो हमने इस लेवल का काम किया। मुंबई में बीचेस हैं, मुंबई की बीचेस की कंडीशन सबको पता है, बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में, तो वहाँ पे बीचेस पे हमने डायरेक्टली काम करना शुरू किया। तो मुंबई के बीचेस हो गए। फिर बिहार की प्रॉब्लम अलग है, बिहार में कूड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ पे बेसिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हम वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ कैंप लगा रहे हैं। अब हम वहाँ पे लोगों के पास पहुँच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स बनाई हुई है, बट लोगों को पता ही नहीं है। तो वो हमने गैप फिल किया कि चलो गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों तक पहुँचाई जाए। बीकानेर में आज भी कास्टिज़म बहुत ज़्यादा है, बीकानेर के एंटायर राजस्थान में ही है। तो जो एरिया होता है ना, बॉर्डर एरिया, उसके अंदर बच्चों को आने नहीं देते, कुछ जो कास्ट छोटी है उनकी। तो उन बच्चों को हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके पास बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ जैसे हमारे हर जगह के लीडर्स होते हैं, जैसे एक कहीं का लीडर एक सोहेल भाटी है बीकानेर में, ऐसे ही जम्मू में ज्योति है, ऐसे अलग अलग बच्चे हैं जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। ये वो बच्चे जो इन्फ्लुएंस हमें होके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही 35 शहरों में हम लोग अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जो उस सिटी की प्रॉब्लम है ना, उस सिटी को हम एड्रेस कर रहे हैं। भाई जैसे आप बता रहे हो आपने ये मिनी फॉरेस्ट वगैरह बनाई है, 10 साल बाद गवर्नमेंट उन पेड़ों को काट दे तो फिर नहीं, क्या करोगे? हम कोई भी साइट तभी चूज़ करते हैं, हमारा प्रॉपर MOU होता है हर लैंड पे कि आप इस पेड़ को 100 साल तक तो बिल्कुल नहीं काट सकते। अच्छा। हम प्रॉपर पेपर वर्क के साथ जाते हैं, क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो। अब सीधी सी बात है, मैं एक पेड़ लगवा रहा हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, वो 200 रुपये खर्च करके मेट्रो से वहाँ आए, फ्री में आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको, वो पौधा लगा के गए, वो एक विश्वास पे गए ना कि ये पौधे कुछ होना नहीं चाहिए। और वो जैसे ही उस पौधे को कुछ हो जाएगा, उनको कितना बुरा लगेगा। तो मैं वो मॉरल देखते चलता हूँ कि भाई इस बच्चे की मेहनत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो हम वही साइट लगाते हैं जहाँ पे केयर हो पाते हैं। कुछ साइट ऐसे है जहाँ पे केयर नहीं हो पाते ड्यू टू XYZ रीज़न, जहाँ पे कैटल, वहाँ पे गाय आ जाती है, खा जाती है उस पौधों को। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको वापस उगाएं, हम नया प्लांट लगाते हैं, ताकि वो साइट किसी बच्चे की मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये इंश्योर रहता है कि हम जहाँ पेड़ लगा रहे हैं, हम मिलियंस में, नंबर हज़ारों पेड़ में जाना ही नहीं है मुझे, मैंने जितने पेड़ लगाने हैं उसकी केयर करनी है। और जब तक केयर नहीं होगी, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा मेरा बच्चा, वो मेरा बड़ा हुआ है। पूरा उसको 25,000 जो पौधे लगाए हैं, आज कोई भी मुझसे हमारी DM पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ना 25,000 पेड़ कहाँ लगाए हैं, मैं उसको एक्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ पेड़ लगाए, आप जाके चेक कर लो। और सारे प्लांट उनको अच्छी ग्रोथ में मिलेंगे। तो आप ये जैसे आप कोई भी आप वो सोचते हो कि हमें ये ड्राइव स्टार्ट करना है, हमें ये कैंपेनिंग स्टार्ट करनी है, तो ये डिसाइड कैसे करते हो? कैसे आपके माइंड में आता है कि यार नेक्स्ट मंथ हमें ये करना है, उससे नेक्स्ट मंथ हमें ये करना है? कैसे आते हो? लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हो आप ये? इसके ना बहुत सारे मीडियम्स हैं। कुछ लोकेशन हमारे पास थ्रू इंस्टाग्राम आते हैं, थ्रू हमारे फॉलोअर्स आते हैं। जैसे कुछ एरियाज़ में आप गए, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, आपने MCD को बोला, आपने नगर पालिका को बोला, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, बट गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है, वॉलंटियर सपोर्ट नहीं है, पैसा बहुत है बट मशीनरी ही नहीं है उनके पास, कहाँ से बेचारे कर पाएंगे, पैसा भी नहीं है कई जगह पे। तो वो आप उनसे आप मैसेज करके थक चुके हो, तो उनकी आखिरी में चलो इस NGO से पूछ लेते हैं, क्या पता कुछ कर दें यहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो हारे बेचारे निराश होकर जो आते हैं, उनकी हम हेल्प कर पाते हैं वहाँ से। कुछ जगह पे जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं खुद ही इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। कुछ जगहों पे MLA MP हमें अप्रोच करते हैं कि हमारे एरिया की प्रॉब्लम है भाई, कुछ हेल्प करा दो इसमें आप, क्योंकि सब चाहते हैं कि आजकल कोई मुझे लगता है ऐसा नहीं चाहता होगा जो अपना एरिया गंदा रखना चाहता हो। सब चाहते हैं कि भाई मेरा एरिया साफ़ हो। नहीं, नाइस। अच्छा, जैसे आप क्लीननेस ड्राइव चलाते हो तो उसके बाद जो कचरा इकट्ठा होता है तो आप उसका क्या करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आजकल जितने भी NGOs कर रही है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखते हैं कि कर कैसे रहे हैं लोग। तो जिस भी एरिया में हम साफ़ करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि इस सारे वेस्ट को ना किसी प्रॉपर चैनलाइज वे के थ्रू जाए, वरना ये ऐसा ना हो जाए कि हमने रोहिणी से साफ़ किया, हमने नांगलोई में जाके डाल दिया, या नांगलोई से साफ़ किया तो करोल बाग में डाल दिया। तो हम ये नहीं करने की कोशिश करते। हमारा प्रॉपर रहता है कि जो दिल्ली का लेगेसी वेस्ट है ना, वो कौन लेके जाता है? कंपनीज होती है, इनका प्रॉपर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में DMS WL करके कंपनी है, वो बहुत सपोर्ट करती है हमें। दिल्ली म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड करके कंपनी है, वो हमसे सारा वेस्ट लेती है। अब उस वेस्ट को ना 3-4 पार्ट में डिवाइड करती है।
कुछ वेस्ट वो कन्वेक्शन बेल्ट पे लेके जाते हैं जो इनके एमआरएफ सेंटर होते हैं, उस एमआरएफ सेंटर पे उस वेस्ट को वो अलग अलग करते हैं, अलग अलग इन द सेंस जो रिसाइकल आइटम्स है उसमें से वो अलग करते हैं, पॉलीथीन अलग कर रहे हैं या पैकेट्स अलग कर रहे हैं ताकि वो आगे और रिसाइकल में प्रोसेस हो सके। कुछ नहीं हो पाते उनको ये आगे बलसवा डंप यार्ड जो है या ओखला का लैंड जो भी डंप यार्ड है उन सब पे लेके जाके डंप करते हैं। और आजकल दिल्ली में तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी काफ़ी है ओखला में, ये वहाँ भी लेके जाते हैं। तो हमारा प्रॉपर चैनलाइज वे के थ्रू इनके पास वेस्ट जाता है। तो ये तो दिल्ली का हो गया, ऐसे मुंबई में बीएमसी के साथ जाता है। ओके, प्रॉपर चैनलाइज के थ्रू ही जाता है हमारा वेस्ट। वृक्षित का मीनिंग क्या है? वृक्षित का मतलब हम पहले जब नाम रखने थे ना, हर आपको एक चीज़ का नाम चाहिए होता है कि क्या नाम रखा जाए। तो द वेरी फर्स्ट बिगनिंग जो उसको हम बोलते हैं, तो उस नाम को हमने सोचा कुछ रखा जाए। बहुत सारे नाम सोचे, जिसको भी सर्च करें गूगल पे ऑलरेडी मिल रहा था। वो मुस्कान सोचा, मुस्कान मिल गया। हमने सोचा पेड़ लगाओ फाउंडेशन करते हैं, वो भी मिल गया। तो कोई नाम मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, हमारा रूट कहाँ से शुरू होता है? संस्कृत से शुरू होता है, चलो कुछ ऐसा वर्ड ढूंढो संस्कृत से ही ढूंढो। तो वृक्षित संस्कृत से हमने एक वर्ड उठाया। जैसे हम वृक्षित मतलब कि कोई चीज़ की नींव डालना, तो हमने एक नींव डाली इस कंट्री को ग्रीन बनाने की, तो वृक्षित फाउंडेशन ऐसे नाम हो गया। और इस नाम पर आपको एक बात बताऊँगा, एक हमारा फॉलोअर ही बोलेंगे, वो गुजरात में रहते हैं। वो हमारे नाम से इतना इंस्पायर हो गया, हमारे काम से। उनका जो पहला बेबी हुआ ना, उसका नाम वृक्षित रखा है उन्होंने। तो उन्होंने हमसे मैसेज किया, मैसेज करके पूछा कि क्या मैं अपने बच्चे का नाम वृक्षित रख लूँ। मैंने कहा हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है यार, आप बिल्कुल रख सकते हो उसको। तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम वृक्षित रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। नाम भी बड़ा प्यारा है वैसे। थैंक यू। अच्छा, जब अभी बीच में कोविड आया था, हाँ जी, उस टाइम पे आप लोगों ने कुछ किया था समाज के लिए अलग? बहुत कुछ किया था हमने उस समाज पर। मतलब उस टाइम हमने ना उन चीज़ों पे किया, जैसे आज रोड पे सब माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प कर रहे थे कुछ, लेकिन ऐसी सोसाइटी है जिनकी तरफ लोग जाने से ना डरते थे। एग्जाम्पल के लिए जीबी रोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जीबी रोड पे जितने भी सेक्स वर्कर्स थी उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा था, बिल्कुल वो पूरा ख़त्म ही हो गया था वो एरिया। तो हम लोगों ने वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ बनाई हुई। हमारी दिल्ली में पूरी इंटायर कम्युनिटीज़ है हर जगह की, जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स की हेल्प से हम वहाँ तक पहुँचे। हमने वहाँ पे कुछ 600-700 लेडीज़ थी, उनके पास हम पहुँचे, उनकी हमने हेल्प समझी कि प्रॉब्लम क्या है। उनके पास कल के पैसे भी नहीं है। आप मानोगे वो अर्न कैसे कर रहे हैं सबको पता है। जब कोई है ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। उनका लाइफस्टाइल इतना बुरा हो चुका था कि वो रेंट मतलब जो पैसे उधार लेके जी रहे थे, वो पैसे मिलने बंद हो गए थे। अगर हम उनकी हेल्प नहीं करते तो क्या पता कुछ लोग लेडीज़ मर भी चुकी होती, बाहर जा नहीं सकते, गाँव जा नहीं सकती थी, और इनके घर भी कुछ नहीं होते कि कोई इनको बैक सपोर्ट कर रहा हो। तो हमने कुछ लेडीज़ को सपोर्ट किया वहाँ पे। हमने 700+ लेडीज़ को पूरे 2 महीने का राशन दिया। हमने इसके लिए भी क्राउड फंड किया, ये भी पूरा पब्लिक डोमेन में ही है। 6,20,000 रुपीज़ हमने कलेक्ट किए थे, जिसमें दूध हमने पूरा उनको आइटम्स पूरा प्रोवाइड किया, पूरा राशन महीने का, आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, सब कुछ हमने उनको दिया। और इसमें हमने जो सबसे बड़ा राशन की जो कंपनीज भी थी ना, जो जहाँ से हमने राशन उठाया, उन्होंने बोला कि जितने आपसे हो रहे हैं आप करो इस पैसों से, सारे तो 7-6 लाख से नहीं हो सकते। उन्होंने आधे खुद भी दे दिए अपनी तरफ से कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये कर लो। तो उस टाइम मेरे को एक एहसास हो गया कि आप जब अच्छा काम कर रहे हो ना, आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तो भगवान कोई ना कोई मसीहा भेज देगा आपका काम कराने के लिए। तो कोविड में इनकी हेल्प करी। इसके बाद कोविड में हमने क्या किया, जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, अब माइग्रेंट वर्कर्स के पास यहाँ पे तो रेंट के पैसे ही नहीं है, अब वो जाएँ तो जाए कहाँ। तो जो लोग यहाँ पे हेल्प कर पा रहे थे, हमारे पास कनेक्टिविटी अच्छी थी रूरल इंडिया में, जो गांव में लोग रहते, जहाँ पे गांव में हमारी टीम थी, हमने बोला कि जहाँ से लोग आ रहे हैं अब वो बेचारे रहेंगे कैसे। उनका कमाने का साधन ही एक यही है कि वो यहाँ पे माइग्रेंट काम कर जाए। चलो यहाँ पे तो काफ़ी लोगों ने हेल्प कर दी, आपके जैसे अच्छे लोग होंगे उन्होंने हेल्प कर दी, अब वहाँ पे कौन करेगा। तो हमने वहाँ पे उनकी हेल्प करी, उन गाँव में जाके उनकी हेल्प करी। वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत क्राउड फंड किया, कुछ लोगों ने हमें आउटसोर्स फंड करे, एंड वहाँ से उन लोगों की राशन आया। ऐसे ही कुछ विडो फैमिली मिली जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, अब वो कहाँ से करें, पेंशन स्कीम रुकी पड़ी थी, गवर्नमेंट का फंड नहीं थे, फंड कहाँ से लाएंगे। तो हमने उनमें कुछ फैमिलीज़ को हमने अडॉप्ट आज तक किया हुआ है, और उनको हम राशन दे रहे हैं। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं, 16 फैमिली है हमारे पास, जिनको हम हर महीने राशन पहुँचाते हैं। बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है 16 फैमिलीज़ को अडॉप्ट करना यार। भाई हमने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था आपका, जिसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि जा रहा है कूड़े वाला गैंग, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आप मानोगे नहीं, इसको थोड़ा सा मैं एक अलग ट्रैक से लेके जाता हूँ। जब हम कुछ एरिया साफ़ करते हैं ना, तो हमारे में मेल फीमेल रेशियो बहुत मेंटेन रहता है। 50% अगर मेल है तो 50% फीमेल होंगी। तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे भाई MCD को तो बहुत पैसा आ गया, लड़कियां हायर कर ली इन्होंने कूड़ा उठाने के लिए।
कुछ जगह पे हमें बोल रहे थे कि भाई इनके बच्चे, मुझे लगता है बोर्ड में ना मार्क्स कम आए होंगे, इस चक्कर में ना सरकार ने सज़ा दे दी इनको। या कुछ लोग कहते थे इन्होंने चोरी चकारी की होगी, इसलिए सरकार ने सब कैदियों को लेके आए यहाँ पे कूड़ा साफ करवाने के लिए। तो वो अलग अलग लेवल का चलता था। कुछ लोग कहते थे भाई आ गए कूड़े वाले, आ गए कूड़े वाले, आ गए। क्योंकि हम कोई लोकेशन जो साफ़ करते थे ना, अब ये नहीं है कि हम ये रखते हैं कि एक दिन साफ़ किया तो चलो हो गया ख़त्म। हम कोशिश करते हैं पूरा ट्रांसफॉर्म करें उसको। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट्स लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो कभी कभार हम जब इवेंट बहुत लूप में करते थे ना, तो आसपास के लोगों के लिए हमारी एक धारणा बन गई थी, ब्लैक टी शर्ट पहन के आ गए कूड़े वाले, आ गए हैं कूड़े वाले, आ गए हैं कूड़े वाले। तो अब पहले उस वर्ड से ना लोगों को ऑब्जेक्शन होता था, अब वही वर्ड वो प्राउड कूड़े वाला बोलते हैं अपने आप को। क्योंकि एट द एंड इस कंट्री को साफ वही कूड़े वाले रखवा रहे हैं। जो रात को आप लोग चले जाते हो पार्टी करके या रोड पे जो आप खा के छोड़ जाते हो, तो रात को रिक्शे निकलते हैं कूड़े कलेक्ट करने के लिए, इसको रैक पिकर्स बोलते हैं हम लोग। वो रोड से कुछ कचरा हटाते हैं। अगर वो नहीं हटाएंगे ना, तो दिल्ली अगले दिन सुबह उठने लायक नहीं बचेगी। तो वही रियल चेंज मेकर है। तो हम इसलिए अब हम बोलते हैं कि हाँ भाई मैं भी प्राउड, मैं भी कूड़े वाला हूँ, और मेरे साथ 8000 जो लोग हैं वो भी कूड़े वाले हैं।